Good afternoon, friends. My name is Mohit, and today we are going to discuss about India-Myanmar relations, and also we are discussing about Myanmar events, historical events, कि म्यांमार किस तरह से बना। काफी पुराने की बात करें हम तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 11th सेंचुरी से। 11th सेंचुरी से पहले वही डिफरेंट किंगडम्स में बटा हुआ था म्यांमार, ठीक है। 11th सेंचुरी में यानी कि 1044 में चाइना और तिब्बत के कुछ लोग आते हैं और म्यांमार का जो पुराना नाम था ना, वो बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार जो था वो बर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बर्मा को क्या कर देते हैं, वहां पे मियान डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन? चाइना और जो तिब्बत के लोग आए थे 11th सेंचुरी में, ठीक है। मियान डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है म्यांमार के अंदर। अब क्या होता है कि 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक म्यांमार डायनेस्टी का रूल रहता है। 13th सेंचुरी में 13th सेंचुरी में कब? 1287 में कुबला खान जो था वो अटैक करता है बर्मा के ऊपर और डिस्ट्रॉय करता है जो मियान डायनेस्टी वहां पे बनी हुई थी। जब मियान डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके बाद जो 500 साल आते हैं, 500 साल के बीच में किसी का भी कोई रूल नहीं रहता है। यानी कि जो म्यांमार होता है वो छोटे छोटे किंगडम्स के ऊपर बंटा हुआ होता है, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में 1754 में, कभी 18th सेंचुरी में 1754 में एलंगपाया नाम का जो एक किंग था वो आता है, वो कनकट करता है, जीतता है शान किंगडम को भी और मोन किंगडम को भी। दोनों को जब वो हराता है और एस्टेब्लिश करता है वहां पे बर्मीज डायनेस्टी को, ठीक है। बर्मीज डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है जिसको हम कोनबोंग डायनेस्टी भी बोलते हैं। उसके बाद उस जगह का नाम जिसको हम म्यांमार बोलते हैं आज के टाइम पे, और पहले बर्मा बोलते थे। बर्मा कब से नाम पड़ा, कब से स्टार्ट हुआ? 1754 में जब एलोंगपाया ने वहां पे शान किंगडम को भी हराया और मोन किंगडम को भी हराया, तो उसने वहां पे जो डायनेस्टी बसाई उसको बर्मीज डायनेस्टी बोला जाता है। तो उस जगह का नाम पड़ गया बर्मा, ठीक है। अब जो बर्मीज डायनेस्टी थी या कोनबोग डायनेस्टी, उसको कोनबोग डायनेस्टी भी बोला जाता है और बर्मीज डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये कब तक इसने रूल किया? इसने 19th सेंचुरी तक रूल किया, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या होता है? 1826 में ब्रिटिश कैप्चर कर देते हैं बर्मा को। 3 लड़ाइयां लड़ी थी ब्रिटिश ने, ठीक है। ब्रिटिश ने 3 लड़ाइयां लड़ी थी। पहली लड़ाई उसने लड़ी थी 1824 में, दूसरी उन्होंने 1852 में लड़ी और 1886 में थर्ड लड़ी, ठीक है। और 1886 में ब्रिटिश ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया बर्मा को, ठीक है। ब्रिटिश ने रूल किया वहां पे 1826 से लेकर 1948 तक, ठीक है। लेकिन फुल कंट्रोल, ऐसे तो उन्होंने 1824 में ही बर्मा में जीत हासिल कर ली थी, बट सेकेंड वॉर भी लड़ी उन्होंने 1852 में और 1886 में थर्ड वॉर भी लड़ी और 1886 में उन्होंने पूरा का पूरा बर्मा को कैप्चर कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें, जब उन्होंने 1826 में पहली लड़ाई लड़ी थी ना, और तीसरी 3 लड़ाइयां लड़ने के बाद जब उन्होंने पूरे बर्मा को कैप्चर कर लिया, 1886 में जो बर्मा था उसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया। यानी कि इंडिया का पार्ट बर्मा जो था, बर्मा 1886 में बर्मा जो था इंडिया का पार्ट था। मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं, आप नीचे देख लीजिएगा। जिस टाइम पे जो म्यांमार या बर्मा था वो जब इंडिया का पार्ट था तो उस टाइम का जो मैप था वो किस तरह का था, ठीक है। अब आप देखिएगा उसके बाद क्या होता है, जब 1886 में बर्मा को इंडिया का पार्ट बना देते हैं तो 1937 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया जाता है। क्यों सेपरेट किया जाता है? एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पे? एक्चुअली उस टाइम पे ये होता है क्योंकि देखो, इंडिया के अंदर उस टाइम पे इंडिपेंडेंट की काफी लड़ाई चल रही थी, इंडिपेंडेंस की काफी लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। महात्मा गांधी मूवमेंट्स लॉन्च करते जा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि काफी बड़ा एरिया हो जाएगा, और कल को अगर बाय द वे इतनी बड़ी मूवमेंट्स लॉन्च हो रही हैं और कोई बड़ी मूवमेंट लॉन्च हो गई तो जैसे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी हुई है, इंडिपेंडेंस तो चला जाएगा हमारे हाथ से, इंडिया तो चला जाएगा हमारे हाथ से, लेकिन म्यांमार हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने ये चीज सोच के चली तो उन्होंने क्या किया, म्यांमार को अलग कर दिया 1937 में। कब उन्होंने जोड़ा था? 1886 में उन्होंने म्यांमार को जोड़ा था, किसके साथ? इंडिया के साथ। और 1937 में उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया। कहां से? ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट कर दिया। फिर क्या होता है, 1947 में इंडिया को आजादी मिली। तो बर्मा को कब आजादी मिली? बर्मा को 4 जनवरी 1948 में आजादी मिली, यानी कि साथ में ही आजादी मिली, ठीक है जी। अगर हम बात करें म्यांमार ना किस तरह का पर्सपेक्टिव चलता है, वो अपनी जितनी भी हिस्ट्री है ना उसको सबको रिमूव करने की कोशिश करता है। बर्मा में जो लास्ट किंग रहते हैं वो थिबाऊ के नाम से थे, ठीक है जी। मैं जिनका फोटो बैठा रहा हूँ, थिबाऊ के नाम से लास्ट किंग जो थे वहां के रूल जिन्होंने किया था, और 1960 में उनकी मौत हो जाती है, जिन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी थी ब्रिटिश के साथ, ठीक है जी।
हाँ, तो म्यांमार जो है वो किस तरह का एक पर्सपेक्टिव लेके चलता है, वो इस तरह का पर्सपेक्टिव लेके चलता है कि वो अपनी हिस्ट्री को कम से कम रिमूव करने की कोशिश करता है। क्यों? वो ये सोच के चलता है कि हम किसी के आदि नहीं रहे थे। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश ने जितने टाइम पे उनको रूल किया, तो वो ये लेके चलते हैं कि नहीं जी, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल नहीं किया, इस हिस्ट्री को हम खत्म करने की कोशिश करें। और इस चीज के लिए कॉमनवेल्थ, जो कि इंग्लिश टर्म है, उसका जो म्यांमार है उसका वो पार्ट भी नहीं है। इवन दैट इंडिया उसका पार्ट है, बट जो म्यांमार है वो उसका पार्ट भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि आजादी से पहले का किस तरह का म्यांमार रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंट 1948 की बात करें हम, जब इनको आजादी मिल गई, अभी की अगर 2021 की बात करें तो पॉपुलेशन जो म्यांमार की है 5 करोड़ के करीब करीब उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये पार्ट है एशियन ग्रुप का। एशियन क्या है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। ठीक है, जो साउथ ईस्ट के एशियन नेशंस है उनका पार्ट भी है। ठीक है, म्यांमार 1948 में जब म्यांमार क्या करता है, पावर इंडिपेंडेंस गेन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पे तो जो म्यांमार था डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। ठीक है, जब म्यांमार डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो फिर 1958 में, यानी कि 10 साल के अंदर ही अंदर वहां पे मिलिट्री ने पावर को गेन कर लिया। ठीक है, 1958 में पावर को गेन कर ली थी, लेकिन फॉर्मली उन्होंने 1962 में मिलिट्री ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया और बर्मीज जो सोशलिज्म के नाम से उन्होंने वहां पे रूल करना स्टार्ट किया। किस जनरल का नाम था उनका? नवीन जनरल नाम जो था उनका, उन्होंने स्टार्ट करा वहां पे रूल करना। ठीक है जी, 1958 में एक्चुअल में पावर उन्होंने गेन करी थी, बट फॉर्मली वो 1962 में उन्होंने एस्टेब्लिश करा था आर्मी रूल। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 1988 में क्या हुआ, प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया इंडिया ने। ठीक है, और म्यांमार के अंदर भी थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था। तो 1988 में क्या किया म्यांमार ने, 1988 की जो आर्मी थी म्यांमार की, उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चेंजिंग लाई उसके अंदर। क्या क्या चेंजिंग लाई? जब इंडिया ने प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, उधर से तो वो बिल्कुल ही अलग चले गए और चाइना की तरफ थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, और यूनियन ऑफ म्यांमार बनाया, यानी कि बर्मा, उससे पहले बर्मा था। कब? 1988 तक बर्मा था, और बर्मा से नाम चेंज करा उन्होंने यूनियन ऑफ म्यांमार स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी, म्यांमार तब नाम चेंज हुआ 1988 में। ठीक है, और इंडिया तो प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था। जब इंडिया प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था तो टोटली म्यांमार जो है इंडिया से अलग हो गया और चाइना की तरफ डिक्लाइन हो गया। अब क्या होता है, अगर हम देखा जाए ना, म्यांमार ने काफी टाइम रूल किया, लॉन्ग टाइम मिलिट्री ने रूल किया वहां पे। 1962 से हम बात करें, 1962 से स्टार्ट हुए और 2010 तक उन्होंने रूल किया हुआ है। ठीक है, 2011 में क्या होता है, 2011 में खुद वहां की जो मिलिट्री है वो क्या करती है, सुपरवाइज डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाती है। सुपरवाइज डेमोक्रेसी क्या होता है? सुपरवाइज डेमोक्रेसी में मैं बताता हूं क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यांमार ने क्या किया कि रीरोट किया किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, रीरोट में क्या किया उन्होंने, कई सारी रिजर्वेशंस रखी। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन कैसे रखी? पहली रिजर्वेशन उन्होंने रखी कि 25% जो है सीट्स पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व रहेंगे, किसके लिए? आर्मी पर्सन के लिए। ठीक है, 25%। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि वीटो पावर्स रखी कुछ, जैसे कि डिफेंस के ऊपर कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। एक इंटरनल मैटर जो भी होंगे आर्मी के अंदर, उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंदर भी वो कुछ नहीं बोल सकते। अगर कल को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजिंग लानी होगी, तो वो भी नहीं हो सकता बिना आर्मी की मर्जी के बगैर। ठीक है, ये कुछ रिजर्वेशंस रखी, इसीलिए हम इसको सुपरवाइज डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। फिर क्या होता है कि 2015 में जब वहां पे फॉर्मली इलेक्शंस होते हैं और वहां की जो पार्टी है NLDP के नाम से, यानी कि नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी। ठीक है, ये क्या करती है, वहां पे अंग सन सूकी नाम के नाम से। ठीक है, अंग सन सूकी नाम से वहां पे जो अभी फीमेल हैं, वो क्या करते हैं, जब इलेक्शंस लड़ते हैं तो वो मैक्सिमम वोट्स को गेन करते हैं। जब उन्होंने मैक्सिमम वोट्स को गेन किया और वहां पे अपनी सरकार बैठाई, फिर जब 2020 में दोबारा से इलेक्शंस हुए तो 2020 में उन्होंने और ज्यादा वोट्स लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब पिछली बार उनको थोड़ा बहुत अगर कम सपोर्ट मिला होगा, इस बार काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। इस चीज से क्या हुआ कि आर्मी के जो जितने भी पीपल्स थे वो थोड़े से फेयर में पड़ गए, डर में पड़ गए कि अगर इन्होंने इस बार वोट मतलब इतने सारे लिए, अगर और एक और इलेक्शन हो गया तो ये तो टोटली की टोटली जो कंट्री है के लोग हैं वो टोटली की टोटली इनको सपोर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा कोई भी दबदबा यहाँ पे नहीं रहेगा। और इस डर की वजह से क्या हुआ, 2021 में मिलिट्री ने फिर दोबारा से वहां पे पावर को गेन कर लिया। ठीक है, किसको? जो आंग सान सू की पार्टी जो थी उनको क्या किया, वहां के जो जितने भी लीडर्स थे उनको सबको निकाल के, ठीक है, खुद के हाथों में सारी की सारी पावर ले ली। उसकी वजह से प्रोटेस्ट भी कई सारे इरप्ट हुए। ठीक है, 500 कुछ लोग मरे भी गए। ठीक है, और थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड भी हो गए, यानी कि आगे पीछे भाग गए। अब क्या होता है कि जैसे ही म्यांमार में डेमोक्रेसी को हटा के
आर्मी रूल लाया जाता है, तो यूएसए क्या कर देता है, यूएसए अनाउंस कर देता है उनके ऊपर सैंक्शंस। ठीक है, जो जो म्यांमार के लीडर्स थे, आर्मी लीडर्स थे, उनके ऊपर सैंक्शंस वो क्या कर देता है, अनाउंस करते हैं। सैंक्शंस क्या होता है कि यूएसए ने कुछ सैंक्शंस मतलब एक स्कीम जैसा रखा होता है। सैंक्शंस क्या होता है, उसके अंदर कुछ शर्तें वगैरह रखी होती हैं कि जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा तो वो उनकी कंट्री के अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर म्यांमार का भी लीडर है, उन्होंने यूएसए के अंदर जाना होगा तो वो नहीं जा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें रखी होती हैं। ठीक है, तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए उनके ऊपर, लेकिन म्यांमार ने इसको बड़े इजीली से लिया कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी कोलेशंस हैं। कोलेशंस क्या, उनके पास चाइना ही ऑप्शंस था। ठीक है, तो हम उनकी तरफ चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी अगर बात करें जब 2021 में इस तरह का हुआ, तो एशियन ग्रुप जो है, जापान, ठीक है, ये सारे के सारे ना थोड़ा सोच के इन्होंने उस तरह का रिएक्ट नहीं किया। इवन दैट इंडिया ने भी इस तरह का रिएक्ट नहीं किया, हालांकि इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है, तो इन्होंने इस तरह का रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं रिएक्ट किया? क्योंकि इनको एक सीख मिल चुकी थी 1988 की वजह से, कि भाई 1988 में क्या हुआ था कि हमने इनको सपोर्ट नहीं किया था, और ये टोटली हमसे छूट कर किस तरफ चले गए थे, चाइना की तरफ चले गए। तो जापान ने ये क्लोजली ये बोला भी गया कि हाँ, अगर अभी हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे या उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी टोटली खत्म हो जाएगी, और वो लीग ऑफ चाइना जो है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे रूल करती है, उस तरफ डिक्लाइन हो जाएंगे, और उनकी सोच लेके यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए इस बार जो है, इस सारे के सारे जितने ग्रुप्स थे, इन्होंने ज्यादा इस चीज पे बातचीत नहीं करी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अभी जो इनका टटमडो परेड होती है, टटमडो परेड जब इन मार्च 2021 में हेल्ड हुई, तो वहां पे इंडिया जो था वो 8वां ऐसी कंट्री बने जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजा। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, वियतनाम, लाओस, ठीक है, और थाईलैंड, ये सारे के सारे वहां पे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, और वहां का जो एनुअल फंक्शन था मार्च 2021 में, टटमंडो परेड, उसको ज्वाइन किया। ठीक है, अब बात यह आती है कि यार इंडिया ने इतनी पेशेंस और क्वाइट डेमोक्रेसी जो है क्यों लेके रखा हुआ, कि उन्होंने इतना क्वाइट डेमोक्रेसी की तरफ क्यों बात करी, ठीक है, और इतना पेशेंस क्यों रखा हुआ है। पेशेंस इसलिए रखा हुआ है, इसके कई सारे रीजन है। क्या रीजन है? उन्होंने 1988 में एक लेसन ले चुके थे कि अगर उस टाइम पे हमने क्या किया था, इनसे बातचीत नहीं की थी, तो ये टोटली चाइना की तरफ चले गए हुए थे, और कल को अगर हमें इनकी कहीं पे जरूरत होती है तो ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लेसन ले चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, जो इन्होंने ये चीज भी देखी कि सैंक्शंस इनके ऊपर काम नहीं करते। जैसे कि यूएसए के जितने सारे सैंक्शंस जो इनके ऊपर लगने की बात करी यूएसए ने, तो इन्होंने ये बोल दिया गया कि हाँ, कोई बात नहीं, हम जो म्यांमार का यूंटा है वो उन्होंने बोला कि हमारे पास और भी कोलेशन है, हम उनकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इनको पता चल गई थी इंडिया को कि इनके ऊपर सैंक्शंस भी काम नहीं करते हैं। ऊपर से क्या होता है कि 1643 यानी कि 1643 की जो किलो, तो दूसरा क्या देखा कि उन्होंने 1643 किलोमीटर जो पोरस बॉर्डर शेयर करता है इंडिया म्यांमार के साथ, वहां पे भी क्या है कि 16 किलोमीटर की फ्री मूवमेंट रिजीम है। तो वहां पे भी कई सारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं कि नहीं, 16 किलोमीटर की फ्री रिजीम है कि यहां से वहां लोग जा सकते हैं। तो वहां पे भी उनके साथ अगर सिक्योरिटी के साथ, अगर म्यांमार की मिलिट्री के साथ अच्छी से बात नहीं होगी तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कुछ चीन रिफ्यूजीज जो क्राइसिस हुआ कि इंडिया के अंदर जो चीन रिफ्यूजीज आए हैं, अगर वो भी उन्होंने वापस भेजने या एक्सेप्ट करने, तो उस चीज के लिए भी उनको म्यांमार की मिलिट्री से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन सनराइज हेल्ड किया था इन्होंने 17 फरवरी 2020 को। किस किस ने? इंडिया और म्यांमार ने। और सनराइज 2 भी ऑपरेशन हुआ। उसमें क्या था, इन्होंने इंडिया और म्यांमार की जो मिलिट्री थी, दोनों ने इकट्ठा होकर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप को खत्म किया हुआ था। तो बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, ये ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा था। इस वजह से ये चीज भी सोच ली। और उसके बाद कुछ कई सारे ना इंडिया के मतलब इकोनॉमिक चार्जेस भी लगे हुए हैं, यानी कि काफी पैसा भी लगाया हुआ इंडिया ने वहां पे। यानी कि जैसे कि आईएमटी इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो हाईवे बन रहा है, वो उसके ऊपर काफी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, फिर KMMTT के प्रोजेक्ट के नाम से, यानी काला धन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसके नाम से भी, ये जो नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके ऊपर भी काफी पैसा लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें सोच के, जब इंडिया ने ये चीजें सारी सोची, तो अब इतनी सारी चीजों को सोच के अगर हम उनके साथ उनके अगेंस्ट हो जाएं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी। इसलिए इंडिया ने इस बार बोला, और इवन दैट इंडिया ने नहीं, बाकी सारी कंट्रीज ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वहां पे मिलिट्री हो, हम उनके साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वहां पे आंग सान सू की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रूल करे, हम उनसे भी करने के लिए तैयार हैं। अब अगर हम जियोग्राफी स्ट्रक्चर की बात करें म्यांमार की, तो वहां पे बॉर्डर शेयर करता है ये बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, लाओस और थाईलैंड के साथ। लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया इनका 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर है। कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन जो उनकी
समुद्र के साथ लगी लगी जैसी लाइन है, ठीक है। 1930 किलोमीटर वो भी है। हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वहां पे तो ककबो राजी के नाम से है, जिसकी जो हाइट है 19,295 फीट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एरिया वाइज इसको एशिया के अंदर बात करें तो 11th नंबर लार्ज पे आती है, यानी कि 11th नंबर लार्ज पे आती है, यानी कि 11वें नंबर के ऊपर आती है ये म्यांमार एरिया साइज में एशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर कैपिटल की बात करें हम तो कैपिटल जो इनकी निफाडो है, ठीक है, 320 किलोमीटर दूर है कहां से, जो इनका पहला कैपिटल था ना यांगो के नाम से, तो वो वहां से 320 किलोमीटर दूर है निफाडो, ठीक है जी। एक्चुअल में ये जो निफाडो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2002 में, ठीक है। 2012 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फॉर्मली 6 नवंबर 2005 को इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स और लैंड यूज की बात करें हम, उससे पहले अगर हम ये बात करें कि वहां की रिवर जो सबसे बड़ी है तो इरावदी रिवर भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर जो है म्यांमार की इरावदी रिवर है, और कुछ और भी रिवर जैसे कालाधन रिवर जो है वो भी एक काफी बड़ी रिवर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और लैंड यूज की बात करें तो इंडस्ट्रीज वहां पे कई सारी हैं, वुड की है, कॉपर की है, टीन की है, टंगस्टर, आयरन, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल्स और नेचुरल गैसेस की इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर की बात करें वहां पे तो हम राइस, पल्सेस, बीन्स, सीसम, ग्राउंडनट्स, ठीक है, शुगर कैन, फिशेज, इस तरह का वहां पे एग्रीकल्चर भी होता है। जीडीपी की बात करें तो म्यांमार जो है एरिया वाइज तो काफी बड़ा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 5 करोड़ है, और उनकी जीडीपी जो है $70 बिलियन के नाम से, $70 बिलियन है टोटली, ठीक है। करेंसी के उनकी जो कयात है ना, तो कयात करेंसी की अगर हम बात करें अपनी इंडियन रुपी से तो इंडियन रुपी 1 रुपया और 21 कयात इक्वल टू बराबर, ठीक है। 1 रुपया हमारा और 21 कयात म्यांमार का, तो ये बराबर है। अभी की अगर हम बात करें लास्ट टाइम पे चाइना के एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा लास्ट पे, तो चाइना ने वहां पे क्या किया कि एक फर्स्ट टाइम 20 साल के बाद चाइना का कोई इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जो शी जिनपिंग जो थे वहां पे गए, उन्होंने 33 एग्रीमेंट वहां पे साइन किया उनके साथ, और एक ख्याकुबू के नाम से जो एक पोर्ट है वो सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाइना के लिए, उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा इंडिया और म्यांमार का रिलेशन था, ठीक है। म्यांमार के हिस्टोरिकल इवेंट्स भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह के रहे थे, ठीक है, और अभी इंडिया और म्यांमार का रिलेशन किस तरह का है। अब कोशिश करेंगे कल किसी और देश के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।